नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं केंद्र सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वागत है आपका सीधी बात में। एक वक्त था जब आप दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, अब केंद्र सरकार में आपको स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला है। सबसे पहले ये बताइए कि 100 दिन का एजेंडा जो मोदी ने तैयार करने को कहा है सबको, उसमें आपका 100 दिन का एजेंडा क्या? देखिए, 100 दिन का विषय नहीं है। मैंने तो पहले दिन से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई सभी समस्याओं पर साइमल्टेनियसली काम करना शुरू किया है, क्योंकि मैं ये कहूं कि ये 4 चीजें प्रायोरिटी है। कुछ तो प्राथमिकता होगी आपकी। हर चीज प्राथमिकता है। हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है उसको सब तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करना है। जो स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव भी करना है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी तो बड़ी बड़ी बातें हो रही, होगा कैसे? उनका रूपरेखा बताइए। नहीं, रूपरेखा पिछली सरकार ने भी तो ये सब चीजें किया था, क्या कुछ नहीं? रूपरेखा बता रहा हूँ। रूपरेखा ऐसा नहीं है। मैं 5 साल पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। बहुत सारे मैंने काम उस समय भी किए, और जो मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस समय काम किए उसके लिए मुझे कई अंतर्राष्ट्रीय कई राष्ट्रीय अवार्ड मिले। जो मैंने पोलियो उन्मूलन का आंदोलन चलाया, तो आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी भी इस देश में जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर है वो केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए उपलब्ध है। लोग शायद गरीब आदमी तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो पाने के लिए भी जूझ रहा है। और हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो स्वास्थ्य है ये एक प्रकार से बेसिक ह्यूमन राइट है। ये जो संविधान में हमारी जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ और राइट टू बी एबल टू लिव विद डिग्निटी। अब डिग्निटी के साथ रहने के लिए उसको स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, उसके लिए घर भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है। तो देश में हमें सब चीजें हर इस देश के इंसान के लिए और विशेषकर गरीब इंसान के लिए उपलब्ध करानी होंगी। नहीं, पर ये तो बड़ा लंबा लक्ष्य है। नहीं, लंबा देखिए, मुझे इस वक्त ये लग रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि शायद हर्षवर्धन जी कंफ्यूज्ड हैं, बीजेपी के नेता कंफ्यूज्ड हैं, जनता तो कोई कंफ्यूज्ड है ही। और कंफ्यूजन की वजह यह है कि कभी आपको पेश किया जाता है दिल्ली के सीएम उम्मीदवार के तौर पे, कभी आपको स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। अब जो वादे आप कर रहे हैं वो पूरा करने के लिए रहेंगे भी कि कुछ दिनों में दिल्ली के चुनाव मैदान में उतर जाए? जनता अगर कंफ्यूज्ड होती तो वो नरेंद्र मोदी जी को इतना भारी बहुमत देकर सफल न बनाती। नहीं, मुझे भी अगर लेकर कंफ्यूज्ड होती तो मुझे चांदनी चौक से इतने 2 बड़े सो कॉल्ड दिग्गजों को हरवा कर और चुनाव जिताने के लिए आशीर्वाद नहीं देती। जनता को बड़ा स्पष्ट है, जनता को मोदी जी के नेतृत्व में भी विश्वास है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं अगले 5 साल के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा हूं, या 5 महीने के बाद या 5 हफ्ते के बाद जब दिल्ली के चुनाव होते हैं मैं दिल्ली के बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार से? राहुल जी, मेरा जीवन का अब प्रिंसिपल समझ लीजिए। जिस समय राजनीति के क्षेत्र में हूं, इसलिए राजनीति के जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा या प्रभु के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस धर्म का पालन करो। आज मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अगर शपथ लेने का मौका मिला है, मैं आगे पीछे कुछ ना सोच रहा हूं। मैं दिन और रात मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कैसे कैसे करना, कैसे स्वास्थ्य को बड़ा जन आंदोलन बनाना, दिल्ली का सीएम काम करना शुरू छोड़ दिया है। देखिए, मैंने तो ना पहले कभी ख्वाब देखा, ना मैं कभी ख्वाब देखकर काम करता हूं। मेरा राजनीति में कोई व्यक्तिगत पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। मेरे लिए डॉक्टर हर्षवर्धन क्या करेंगे ये मेरा संगठन तय करता है, मेरे वरिष्ठ नेता। कुछ तो आपकी प्रेफरेंस होगी, कुछ तो चाहत होगी। सीएम बनना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मेरी इसके अंदर कोई चाहत और प्रेफरेंस का विषय नहीं है। मुझे आप जो काम देंगे, जनता जो चाहेगी वो करूंगा। दिल्ली के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनमें बात ही उड़ी हुई है कि शायद डॉक्टर किरण बेदी को पार्टी लेके आ रही है, इस वजह से आपको उन्होंने हेल्थ मंत्री बना दिया। देखिए, ऐसा है कि जो ये आप लोग मीडिया में जो बातें करते हैं, मैंने कम से कम अपनी पार्टी के अंदर तो ऐसी कोई बात आज तक सुनी नहीं। अब आप लोग को मीडिया के अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ खबरें चाहिए, नई चटपटी, जिनके कारण कोई हेडलाइन बन जाए। तो इस तरह की खबरें आप चला रहे हैं, चलाते रहिए। आप अहम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं। मेरे से ये सवाल आपके बहुत सारे साथियों ने पहले भी पूछा, तो मैंने उस समय भी कहा था कि आप शायद एक नॉन इशू को
जबरदस्ती लोगों के बीच में इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी में जब कोई इस तरह का इशू अभी आज है ही नहीं, तो उसके बारे में चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। मैंने कम से कम कोई ऐसी चीज पार्टी के अंदर ना सुनी, ना मेरी जानकारी में है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि कल हो सकता है। क्योंकि आप दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी में किरण बेदी को बीजेपी का सीएम पद का उम्मीदवार बनाने का कोई प्लान नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप ऐसा हाइपोथेटिकल सवाल, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, हाइपोथेटिकल नहीं, हाइपोथेटिकल। वो कह रहे हैं कि मुझे अगर पद दिया जाए तो मैं लेने को तैयार हूं। देखिए, हाइपोथेटिकल नहीं, हाइपोथेटिकल जब दोनों तरफ से मनाही हो रही हो। राहुल कंवल जी, ये उसी तरह से है जैसे अभी आप मुझसे कहें कि राहुल कंवल जी को अगर मुझे पार्टी कहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। नहीं, ये उसी तरह का प्रश्न है। काफी सियाने बन गए, मैं देख रहा हूँ पिछली सीधी बात और इसमें बहुत चतुर हो गए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी स्वास्थ्य को लेकर जी, हर जगह आप एम्स बनाना चाहते हैं, दिल्ली के ही एम्स में डॉक्टर तो है नहीं, तो कैसे सब जो सरकारी डॉक्टर छोड़ के वो प्राइवेट प्रैक्टिस में जा रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, ऐसा नहीं है ऑल इंडिया ऐसा ही है में, नहीं देखिए आप, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फैकल्टी जो है आज 119 एसोसिएट प्रोफेसर की और 402 असिस्टेंट प्रोफेसर की दिल्ली के एम्स में कमी है। ये सारी कमियों को हम लोग दूर करेंगे। पिछली सरकार ने नहीं, पिछली सरकार ने क्या कहा उसका हिसाब तो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं देंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन से आप साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद हिसाब लीजिएगा। 6 महीने में भर देंगे। अभी आप 4 दिन के बाद मेरे से हिसाब लेना शुरू करोगे तो उचित नहीं होगा। मैंने 4 दिन के अंदर भी अपने स्वास्थ्य विभाग का इतनी चीजों का इतना विश्लेषण किया है। आप मुझसे कब तक भरेंगे? मुझे कुछ जितना जल्दी से जल्दी होगा उसके बारे में हम देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो सिस्टम में मैन पावर की शॉर्टेजेस हैं, डॉक्टर्स की हैं, पैरामेडिक्स की हैं, हमने इसके लिए बकायदा बहुत डिटेल्ड चिंतन करके अब हम अपने जो देश में बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनको मैं मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करने के लिए, ताकि डॉक्टर्स की प्रोडक्शन हो, हमारी पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीटें बढ़ें, पैरामेडिक्स की जो है प्रोडक्शन हो। जितने अभी एम्स 6 बन रहे हैं, मैंने इनमें सब में कहा है कि इनमें सब में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भी इसके अंदर जो है होनी चाहिए, 6 के 6 में। और जगह पे भी देखिए, अगर गरीब आदमी को भी जो वर्ल्ड क्लास अच्छा हेल्थ केयर उसको उपलब्ध हो, ये उसका राइट है। ये खाली बड़े आदमी जिनकी जेब में पैसा है या जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं का राइट नहीं है। इसलिए हमें सबके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि गरीब आदमी के लिए आप और कुछ नहीं तो कम से कम जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको 80% जो बीमारियों से हम उन्हें स्वस्थ रहने के लिए शिक्षा देकर बचा सकते हैं, वो काम तो हम करें। जिस चीज को हम बचाकर और लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं तो उसके लिए तो काम करें। हम स्वास्थ्य को एक बड़ा जन आंदोलन बनाकर छोड़ेंगे और इसके अंदर हर आदमी की भागीदारी करेंगे। इसमें प्रोफेशनल की भी करेंगे, डॉक्टर की भी करेंगे, स्वयंसेवी संस्था की भी करेंगे, स्कूल की भी करेंगे, टीचर की भी करेंगे, सरकार के दूसरे विभागों की भी करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य इस प्रकार का विषय है। स्वास्थ्य का मतलब खाली अस्पताल, डॉक्टर, दवा ये नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब इससे बड़ा व्यापक है। अगर इस देश में हर व्यक्ति को, मैंने अपने कार्यकाल में फिजिकल एक्सरसाइज करना सिखा दिया, स्वस्थ भोजन करना सिखा दिया, सुबह समय पर उठना सिखा दिया, रात को समय पर सोना सिखा दिया, योग करना सिखा दिया, मेडिटेशन करना सिखा दिया और सिगरेट, शराब, तंबाकू, गलत चीजों से उसको दूर कर दिया। और मैं समझता हूं कि जैसे गुजरात में प्रोहिबिशन है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आपको लगता है देश भर में प्रोहिबिशन होना चाहिए? देखिए, मुझे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कुछ भी ठीक लगता है मैं उसका सभी संबंधित लोगों को उसके बारे में मैं अगर मुझे लगता है कि सरकार की अगर मुझे लगता है कि सरकार की या स्कूल की हर कैंटीन के अंदर केवल स्वस्थ फूड ही मिलना चाहिए, स्वस्थ खाना ही मिलना चाहिए, हेल्दी फूड ही उपलब्ध होना चाहिए, तो मैं उसके लिए मैसिव आंदोलन चलाने के लिए प्रयास करूंगा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे? देखिए, जानने समझने के लिए क्या किस तरीके से गुजरात में जो प्रोहिबिशन है वो देश भर में लगना चाहिए? देखिए, ये गुजरात में जो प्रोहिबिशन है वो देश में लगेगा कि नहीं लगेगा ये कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन इस देश के हर आदमी को मैं ये जरूर
प्रेरित करने की, कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि तंबाकू और शराब को इस्तेमाल करने का मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। अपने परिवार को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने मित्रों को बचाओ। तुम्हारी देश को बहुत जरूरत है। अगर तुम सिगरेट का, तंबाकू का, शराब तो का क्या इस्तेमाल इसके लिए आप प्रतिबंध लगाने के बारे में भी देखिए, आप समझिए कि बहुत सारी चीजें खाली प्रतिबंध से, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दिशा में बड़ा काम हुआ। जैसे आप तंबाकू की बात करें, आज 28 प्रदेश देश के सौभाग्य से ऐसे हैं। इसी जो आंदोलन सिगरेट के खिलाफ मैंने दिल्ली में सबसे पहले शुरू किया था 96-7 में, उसके बाद वो देशव्यापी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कानून जैसा दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बनाया, सारी स्टेट्स बनाए, बाद में राष्ट्रीय कानून भी बना। आज 28 प्रदेशों में गुटखा ना बन सकता, ना वो सेल हो सकता, ना लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको शराब रोकना, शराब भी रोक दीजिए फिर। देखिए ऐसा है। मैं तो ये समझता हूं कि शराब को या सिगरेट को या तंबाकू को, इस तरह की चीजों को जितना ज्यादा लोगों से दूर किया जा सकता है, जितने भी तरीकों से, है ना। अब वो तरीके जो है उसमें सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दूर रखने के लिए आप क्या कीजिएगा? दूर रखने के लिए, अरे शराब के खिलाफ आंदोलन, शराब के खिलाफ लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। लोगों को करेंगे आप शराब? देखिए, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर समाज तक, प्रोफेशनल की और डॉक्टर की मदद से लेकर मेडिकल एसोसिएशन तक, हर जगह अगर इस बात का आंदोलन बढ़ेगा कि भैया अगर शराब पियोगे तो 1/3 लोगों को लिवर डिजीज होगी, 1/3 को पैंक्रियाज की डिजीज होगी। सिगरेट खरीदना जितना मुश्किल हो सके उस दिशा में आप वो भी करें। नहीं, खरीदना मुश्किल होना वो एक अलग विषय है, वो तो है ही है। वो तो देखिए, जो दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया था, उसमें 18 साल से छोटे बच्चे को आप सिगरेट नहीं बेच सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनके आसपास सिगरेट नहीं बेच सकते। मैं तो कहता हूं ये उम्र भी 25 साल हो जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको इट इज द टाइम व्हेन द सच लॉज शुड बी रीड्राफ्टेड। सिगरेट पीने और शराब पीने के लिए भी मैं कहता हूं कि क्यों किसी को जो है 25 साल से पहले शराब पीने के लिए जो है नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये खाली कानून जो है इन सब मामलों में एक फ्रेंडली जो है समाज का रोल प्ले करता है। कानून के साथ साथ जरूरत है लोगों को शिक्षित करने की, प्रेरित करने के लिए। इसके लिए धर्म गुरु हैं, उनकी हमें सहायता लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने लाखों टीचर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य का बड़ा संदेशवाहक बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं आज बड़े हृदय से स्कूल के बच्चों का धन्यवाद करता हूं। आज देश भारत में पोलियो मुक्त है, तो मुझे याद है कि मेरे दिल्ली के स्कूल के बच्चे, इसके लिए लाखों बच्चे पोलियो सैनिक बने थे। घर घर जाकर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, माताओं को कहा कि अपने बच्चे को लेकर पोलियो केंद्र पर जाओ। तो क्या हम स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य का बड़ा संदेशवाहक नहीं बना सकते? क्या घर घर जाकर वो अपने माता पिता को, अपने मोहल्ले के अंदर लोगों को सकारात्मक संदेश स्वास्थ्य का नहीं दे सकते? देखिए, स्वास्थ्य में 80% जैसा मैंने कहा प्रिवेंशन है या पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड का डेवलपमेंट है। हमारी इसके साथ साथ देसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, योग है, ये सब चीजें, होम्योपैथी है, कितनी चीजें हैं। इनमें इतनी ताकत है कि ये तो सारा, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन भी देखें, इसका जन्म भी इसकी ताकत में से हुआ है। तो ये सब हमें लोगों के लिए इनको बड़े पैमाने पर हमें उठाना होगा इस देश के अंदर। आप एक तरफ स्वास्थ्य की, विकास की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ मंत्री हम सुनते हैं कहते हुए आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम जन्मभूमि, खासतौर से प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो MOS है, उन्होंने पहले ही दिन आर्टिकल 370 की बात की। उससे खास तौर से जो अल्पसंख्यक हैं वो काफी डरे हुए हैं कि क्या हो, क्या चल रहा है, क्या प्लान है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो विषय है, ये सब विषय देश की अस्मिता से जुड़े हुए प्रश्न हैं। दुर्भाग्य से पिछले अनेक दशकों से इन विषय के बारे में परसेप्शन ऐसे बना दिए गए हैं जैसे कि ये कोई मुसलमान विरोधी विषय है। ये मुसलमान विरोधी नहीं है, ये सारे के सारे विषय जो है, सच बात तो ये है कि ये राष्ट्र धर्म से जुड़े हुए विषय हैं। ये देश के हर इंसान के भले के विषय हैं। हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमान के हिसाब से नहीं सोचती। हमारी पार्टी के लिए इंसानियत सबसे बड़ा जज्बा है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत से भी बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है, अगर हम भारतवासी के रूप में देखें। अभी मैं ये समझता हूं कि ये बड़े
खुशी की बात है कि इस देश में मुसलमानों को जो गलतफहमी पैदा की गई 50 साल के अंदर कांग्रेस के द्वारा, दूसरे लोगों ने जो हवा दिखाया भाजपा का, इस चुनाव में 2014 के बहुत बड़ी संख्या के अंदर मुसलमानों ने बीजेपी को समर्थन किया है। बीजेपी बहुत बड़ी संख्या में नहीं दिया वोट आपको। नहीं दिया होगा, डरे भी हुए नहीं दिया होगा। 370 अगर आता है तो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर गुजरात में कितना मुसलमानों को, देश में मुसलमानों को डराया गया, लेकिन गुजरात के मुसलमानों को अगर ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बड़ा कोई रिफॉर्मर नहीं है, इंसानियत को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, और अब सारे देश के मुसलमानों को भी समझ में आया है। जब समझ में आया है तभी तो देश में इतनी अभूतपूर्व सफलता नरेंद्र मोदी जी को मिली है। और मैं ये समझता हूं कि मैं जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी को और नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सोच को और अपने पार्टी के लोगों की सोच को जानता हूं, आप थोड़े दिन इस सरकार को चलने दीजिए। ये जितना बकाया है ना 50-60 साल में मुसलमानों को, उनके दिमाग से सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और इस देश का एक एक मुसलमान कहेगा कि सरकार हो तो देश में नरेंद्र मोदी जैसी हो, और दोबारा भी आए तो नरेंद्र मोदी की सरकार। सीधा सवाल है वो कि ये आर्टिकल 370 क्या सरकार की प्राथमिकता है? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि प्राथमिकता है या नहीं है। हर चीज जो देश के हित में है वो प्राथमिकता है, और उसको कब, किस समय, कैसे किया जा सकता है, ये एक डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या कोई और दूसरा जो है राम मंदिर से जुड़े हुए विषय हैं, इनको लोग कंटेंशियस विषय, कंट्रोवर्शियल विषय, इस तरह के विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इनको मानते हैं। ये विषय वास्तव में सही बात तो यह है कि ये राष्ट्र धर्म से जुड़े हुए विषय हैं, और हर देशभक्त हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि इन विषयों के बारे में गलतफहमी को दूर करे, पॉजिटिवली सोचे। और मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि जो मुसलमान लोग हैं वो भी अब बहुत प्रोग्रेसिवली सोच रहे हैं। आप यंग मुसलमानों से मेरी बात होती है तो मैं देखता हूं कि उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आया है। वो विकास के बारे में सोचते हैं, वो अपने, पर उनको भी आर्टिकल 370 नहीं पसंद। नहीं, देखिए ऐसा है कि आर्टिकल 370 का मतलब जो है अलग तरीके से, गलत तरीके से समझाया गया है। जिस दिन ये सारी चीजें जो है लोगों को ठीक से समझ में आ जाएंगी तो ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि स्मृति ईरानी के एफिडेविट को लेकर बड़ा फसाद हुआ कि उन्होंने 2 अलग अलग डिग्रियां दी अपने ईसी के एफिडेविट में। अब तक उन्होंने समझाया नहीं है कि एक बार वो कहती हैं कि वो बीकॉम कर चुकी हैं, एक बार कहती हैं कि बीए पास में वो पहला साल की हैं। देखो राहुल जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ओथ लेने के बाद से अब तक बच रहे हैं आप जवाब देने से। अपने इस मंत्रालय के काम में इतना बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से मैं अखबार तो पढ़ा होगा आपने। अखबार में मैंने ये जनरल सुना कि कोई इस तरह की बात चल रही है, लेकिन इसकी जो गहराई है और जो सच्चाई, गहराई कुछ नहीं है। एक तरफ कह रही है पास फर्स्ट ईयर, मैंने एक तरफ कह रही है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी वगैरह है। मुझे इसकी ज्यादा दूर क्यों नहीं कर रही पार्टी या स्मृति ईरानी? अब देखिए, मुझे इसके बारे में मैं इसलिए नहीं आपको कह पाऊंगा कि मैं ज्यादा इसकी जानकारी के चक्कर में मैं पढ़ा नहीं हूं। मेरे पास अपना इतना ज्यादा अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं गहराई में डूब गया हूं पिछले 5-7 दिनों के अंदर। मैं 11-12 बजे तक अपने दफ्तर से बाहर निकल रहा हूं। इतना बड़ा हेल्थ का सब्जेक्ट है। अब मेरे को तो आपका रोज टेलीविजन क्या बता रहा है या आपका अखबार क्या डूब गए हैं कि दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति को भी भूल गए हैं डॉक्टर? नहीं, भूला कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो काम जिस समय मिला है उस काम पे फोकस करो। इधर उधर में ध्यान अपना नहीं लगाता, मैं बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से काम करता हूं। ज्ञान की तरह है। अब उसको कोई समझ लीजिए, बट ये मैंने संस्कार अपने संगठन से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, अपने माता पिता से लिया है और मैं उसी संस्कार के हिसाब से अपने जीवन को आगे चलाता हूं। चलिए, कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ से बचे भी। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने सीधी बात कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर हर्षवर्धन से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।